Hello students, welcome to YouTube platform of Bansal Academy. So today we are going to cover entire syllabus of English language in just one lecture. Yes, you can call it a marathon. So without wasting our time, let's start. So जो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, that is no other than nouns. Let's start with nouns. So definitely अब आप लोग समझ चुके हैं कि ये एक तरीके का मैराथन है जहां हम लोग सारा का सारा इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे. सो टाइम तो वेस्ट नहीं करेंगे, डेफिनेटली नाउन के साथ स्टार्ट भी करेंगे. बट यस, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जितने भी मेरी पुरानी वीडियोस हैं, डिटेल्ड वीडियोस हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हो, वेदर दैट इज नाउन्स, प्रोनाउंस, आर्टिकल्स, नरेशन, वॉइस, टेंसेस, वर्ब्स, आप वो सारे के सारे लेक्चर्स को एक बार गो थ्रू कर लेंगे. सो आपके लिए इस मैराथन को, इस पूरी की पूरी सीरीज को समझना बहुत इजी हो जाएगा. आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. सो स्टार्ट करते हैं जी. व्हाट आर नाउन्स? तो नाउन्स के रिगार्डिंग अगर मैं किसी से इसकी बेसिक डेफिनेशन पूछूं कि बेसिकली नाउन्स होते क्या हैं, तो इन वन वर्ड यू कैन से दैट नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स. और तो और इसके बारे में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रूल्स हैं जिसके रिगार्डिंग आपको बहुत डेप्थ में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. छोटे छोटे पॉइंट्स भी हैं, जैसे बता सकते हैं कि नाउन्स का यूजेज जो है वो किसके लिए किया जाएगा. नाउन्स के आगे आप लोग आर्टिकल्स देते ही देते हैं. नाउन्स क्या करेगा? बेसिकली नाउन एक नेमिंग वर्ड है जो क्या करेगा, दैट इज यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. एक बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है जो आई गेस आप लोग स्कूल टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं. दैट इज व्हाई वी कॉल देम नेमिंग वर्ड्स. अब बात आती है इसके यूजेज की. नाउन के आगे क्या किसी चीज का यूजेज किया जा सकता है? डेफिनेटली. अगर नाउन को पहचानना है तो डेफिनेटली हम लोगों को पता चल जाएगा कि दैट इज अ नाउन अगर उसके आगे हम लोग आर्टिकल्स प्लेस करते हैं. आर्टिकल्स के बारे में भी अभी हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करेंगे. But फिर भी I hope you all know very well कि we have a total of 3 articles, that is a, and the. So articles का usage basically किया किसके लिए जाएगा? सिर्फ और सिर्फ nouns के लिए. Nouns की टाइप को डिस्कस करें तो basically there are 5 types of nouns. Number 1 is proper noun, जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए. जब हम चीजों को स्पेसिफिक कर देंगे, स्पेसिफिक चीजों का नाम, स्पेसिफिक पर्सन का नाम, जैसे मैं अपना ही नाम डिस्कस करूं, माय नेम इज ईशु गुप्ता. सो डेफिनेटली यहाँ पे जो वर्ड NAME नेम है, दैट इज योर कॉमन नाउन. नाम किसी का भी हो सकता है, बट जब मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि दैट इज ईशु गुप्ता, तो समझ में आ जाएगा कि ईशु गुप्ता और कुछ नहीं होगा, दैट मस्ट बी अ प्रॉपर नाउन. चीजों को स्पेसिफिक करते जाएंगे तो वो हमारा बन जाएगा प्रॉपर नाउन. आगे चलेंगे जी. सेकंड हमारी टाइप है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन जो चीजों को बहुत ही कॉमन बेसिस पे, कॉमन ग्राउंड पे डिस्कस किया जाए. लाइक आई से चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, बहुत सारी एग्जांपल्स है. सिटी बोल सकते हो, किसी प्लेस को बोल सकते हो. जैसे मैंने बोला सिटी, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि दैट इज अ कॉमन नाउन. लेकिन जैसे ही मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया, लाइक आई एम सेइंग मुंबई, दिल्ली और पटियाला, कुछ भी ऐसा नाम बोलूंगी, स्पेसिफिक करते जाएंगे, तब हमें समझ में आना चाहिए कि अगर स्पेसिफिकेशन है देन दैट मस्ट बी अ प्रॉपर नाउन. छोटे छोटे से और रूल्स हैं कॉमन और प्रॉपर नाउन के कंपैरिजन के थ्रू डिस्कस किए जाते हैं. आप लोग जनरली आर्टिकल्स देते हो किस चीज के लिए? यू गिव आर्टिकल्स बिफोर कॉमन नाउन, बट यू डू नॉट गिव आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन. वैसे ही एक और कंपैरिजन का पॉइंट है कि जो आप लोगों का प्रॉपर नाउन होगा, दैट मस्ट बी रिटन इन अपर केस, जिसको कैपिटल लेटर्स भी बोला जाएगा, उसको अपर केस में लिखा जाएगा. वहीं जहां पे हम बात करेंगे कॉमन नाउन की, दैट मस्ट बी रिटन इन लोअर केस, उसको स्मॉल लेटर्स में मेंशन किया जाएगा. सो दैट वाज अबाउट प्रॉपर एंड कॉमन नाउन. आगे चलेंगे जी. नेक्स्ट टाइप इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन के बारे में अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली दैट इज अ नेम गिवन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप. जब आप किसी स्पेसिफिक ग्रुप को नाम दे देंगे देन दैट मस्ट बी अ कलेक्टिव नाउन. जैसे मैं किसी टीम के बारे में बात कर रही हूँ, आर्मी के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में बात करेंगे, जैसे एंड पार्लियामेंट ऑफ आउल्स है ना, आउल्स की जो पूरा का पूरा ग्रुप है, यू कॉल दैट अ पार्लियामेंट. तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है. स्टार्ट करते हैं जी. कलेक्टिव
कलेक्टिव नाउन के साथ, तो उसकी मैंने आप लोगों को बहुत सारी एग्जांपल बताई, जैसे कि क्लास, टीम, गवर्नमेंट, ग्रुप, बहुत कुछ मेंशन कर सकते हैं। तो किसी के माइंड में ये चीज आएगी कि मैम कलेक्टिव नाउन को लिखा तो जाएगा, लेकिन कलेक्टिव नाउन के साथ हम लोग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, ये क्वेश्चन हर किसी के माइंड में आएगा। तो समझने की कोशिश करनी है। कलेक्टिव नाउन बेसिकली आप लोग चाहे एक ग्रुप को नाम दे रहे हो, लेकिन वो ग्रुप काम तो एक ही तरह ही करेगा। जहां पे हम लोग कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल पढ़ेंगे और वहां पे हमें पढ़ने के बाद, सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये फील आएगा कि ये जो कलेक्टिव नाउन है एक पूरा का पूरा ग्रुप है, दैट इज वर्किंग एज वन, वो एक की तरह काम करेगा। वहां पे डेफिनेटली हमारा मोटिव क्लियर हो जाएगा कि आई एम गोइंग टू गिव सिंगुलर वर्ब विद दैट। हम लोग उसके साथ यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब को। एग्जांपल लिख लेंगे। मैंने बोला द टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, द टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तब भी समझ में आ जाएगा। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं क्या हम लोग इसके साथ हमेशा ही सिंगुलर लेके चलेंगे, सो दैट इज नॉट द केस। जब भी टीम में कुछ स्प्लिट हो जाएगा, दैट मींस अब मेरा जो ग्रुप है वो एक की तरह काम ही नहीं कर रहा, रादर वो काम कर रहा है स्प्लिट होके, टूट के। सो इन दैट केस हम लोग उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। लिखेंगे जी द टीम आर, राइट डाउन नेक्स्ट एग्जांपल, द टीम आर फाइटिंग, द टीम आर फाइटिंग लाइक चिल्ड्रन, FIGHTING, फाइटिंग लाइक चिल्ड्रन। छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हैं, बट आई होप आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कलेक्टिव के केस में एग्जैक्टली हम लोग कैसे काम करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग फोर्थ टाइप के साथ स्टार्ट करेंगे, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी चीज के भाव को, जिसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा भी बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब अपनी फीलिंग्स को अपने रिप्रेजेंट करने का काम करेगी। इसमें दो तीन पर्सपेक्टिव हैं जिसके बारे में हर किसी को इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, चाहे वो नेम ऑफ क्वालिटी हो, चाहे वो किसी एक्शन का नाम हो या फिर किसी स्टेट का नाम हो। जैसे मैंने बात की क्वालिटी की, हमारे दिमाग में बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाएंगी, जैसे कि ऑनेस्टी है, काइंडनेस है, ब्रेवरी है। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं एक्शन की, कुछ ऐसा एक्शन, कुछ ऐसा काम जो मेरे को नजर आएगा, मैं उसके लिए लाफ्टर बोल सकती हूँ। लाफ्टर इस ठहाका लगा के हंसना, लाफ्टर बोल लेंगे, थेफ्ट बोल लेंगे, हेट्रेड बोल लेंगे, नफरत वाली भावना। ये सारे के सारे जितने भी हमारे भाव आएंगे, ऑल दैट वुड बी कवर्ड इन दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट था हमारा स्टेट। स्टेट में जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं पॉवर्टी, जैसे एक टाइप पे हमारी स्थिति क्या है, पॉवर्टी दैट इज गरीबी, इलनेस दैट मींस बीमारी। आज मैं ठीक हूँ लेकिन कल मेरी जो स्टेट थी दैट वाज ऑफ इलनेस, मतलब मैं बीमारी से ग्रस्त थी। अब और एग्जांपल ले लेंगे चाइल्डहुड। आज हम लोग यंग हैं लेकिन पहले हम लोग यंग नहीं थे, वी वर इनटू द स्टेज ऑफ चाइल्डहुड। स्टेट थी हमारी कौन से वाली, चाइल्डहुड, बचपन की स्टेट थी। सो एक टाइम पे आप लोगों की स्थिति दैट इज कॉल्ड एज द स्टेट। ये सारे के सारे हैं आप लोगों के एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट और फिफ्थ टाइप है हमारी मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में नाम ही इंडिकेट करने के लिए काफी है कि मटेरियल नाउन में जितने भी हमारे नेम ऑफ मेटल्स होंगे, चाहे वो आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी, गोल्ड, सिल्वर ले लो और इसकी एग्जांपल दैट इज आल्सो वेरी फेमस। बहुत बार इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, many times इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। आई होप यू विल बी एबल टू डू दैट क्वेश्चंस। रीजन, ये सारे के सारे हमारे मटेरियल नाउन्स हैं, लेकिन खाली मटेरियल नाउन में मेटल्स को ही नहीं कंसीडर करेंगे, रादर ऑल द सब्सटेंसेस। नाउ व्हाट आर द सब्सटेंसेस, जिसको बोला जाएगा पदार्थ, है ना, हिंदी में इसको बोला जाता है जितने भी पदार्थ हैं। जैसे कि मैं बात करूंगी शुगर की, टी की, कॉफी की, वाटर की, ऑयल की, ये जितने भी पदार्थ हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनको मापा जा सकता है, सो ऑल दैट विल आल्सो बी कवर्ड इन द मटेरियल नाउन। जितने भी हमारे सब्सटेंसेस हैं उसको भी बाय डिफॉल्ट एक अलग से कैटेगरी ना देके हम लोगों ने मटेरियल नाउन में ही कवर करने की कोशिश की। आप लोगों को एग्जांपल्स बता चुकी हूँ, शुगर, ऑयल, टी, कॉफी, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इसको आराम से आप लोग वीडियो को रिकॉर्डिंग देखते टाइम आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। अभी खाली सिर्फ और सिर्फ समझने पे ध्यान देंगे। चलिए, ये सारे के सारे आप लोगों ने डिस्कस किए। अब लास्ट वाली हमारी ये जो दो कैटेगरीज थी दैट वाज एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल। तो समझ में आया मैम एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल तो है, लेकिन एग्जैक्टली हम लोग इसमें
करेंगे क्या, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल का काम क्या होगा। एब्स्ट्रैक्ट इज भाववाचक संज्ञा, मटेरियल हमें बताएगी मेटल्स के बारे में, लेकिन मैंने एक पॉइंट तुम लोगों को पहले ही बता दिया कि इन दोनों नाउन्स को, इन दोनों कैटेगरीज को काउंट नहीं किया जा सकता। दैट मींस ये काउंटेबल नाउन में नहीं आएंगी, they will fall into the category of uncountable nouns। uncountable nouns जिनको गिना नहीं जा सकता, उसके रिगार्डिंग ढंग से हमें चीजें समझ में आनी चाहिए। जिनको ना गिना जा सके, that cannot be counted, rather that can be measured। जिनको मापा तो जा सकता है, पानी कितना लेके आ रहे हो आप लोग, ऑयल कितना लेके आ रहे हो, चीनी कितनी लेके आ रहे हो, टी कितनी लेके आ रहे हो, that things are to be measured। और एक बात और समझ के चलेंगे, अब वैसे तो ये चीजें अनकाउंटेबल में जाएंगी, सारे का सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और सारा का सारा मटेरियल नाउन, लेकिन इसके साथ जब वर्ब लगानी होगी तब हमें थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। सो उस चीज के लिए मान के चलेंगे, जहां जहां हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा और मटेरियल नाउन होगा, जिसको मैंने कि ओवरऑल आप लोगों को बता दिया कि दैट इज नथिंग बट योर अनकाउंटेबल नाउन। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ जो वर्ब लगाएंगे दैट विल ऑलवेज बी योर सिंगुलर वर्ब। इस बात को समझ के चलेंगे, समझ आ जाना चाहिए कि इन सब चीजों के साथ सिंगुलर वर्ब लगाई जाएगी। जितने भी हमारे एक गोल्डन रूल है, हमेशा याद रखेंगे, जितनी भी चीजें अनकाउंटेबल नाउन में आएंगी, ऑल दैट वुड टेक सिंगुलर वर्ब, उन सब के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही लिया जाएगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। एंड इन चीजों का कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, वाटर्स, गोल्ड्स, ऐसा कभी भी नहीं होगा। दे विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। जिनको गिना ही नहीं जा सकता, ना तो आप उनके आगे अ एन लगा सकते हो और ना ही उसका प्लूरल बना सकते हो। छोटा सा पॉइंट है, हर किसी को दिमाग में ये बात स्ट्राइक करनी चाहिए। चलिए आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ और कैटेगरीज, दैट इज कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन बेसिकली क्या होता है, जब हम नाउन और नाउन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, कि नाउन तो था ही, अगर उसके साथ कुछ और भी हम लोग ऐड ऑन कर दें, जैसे कि मैंने सबसे पहली कैटेगरी मेंशन कर दी नाउन प्लस नाउन, मतलब एक नाउन तो होगा, उसके साथ एक और नाउन भी मेंशन होगा। लाइक आई हैव रिटन गार्डन चेयर, मैंने यहाँ पे लिखा गार्डन और चेयर, एंड आई एम सेइंग कि इज इट अ सिंगुलर, यू विल से डेफिनेटली मैम इट इज अ सिंगुलर नाउन। अब मैंने आप लोगों को बोला कि ट्राई टू मेक इट्स प्लूरल, यू विल से ओके मैम, फिर कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में आएगा गार्डन को चेंज कर दो गार्डन्स में, चेयर को चेंज कर दो चेयर्स में, बट इट्स नॉट लाइक दैट। यू विल नॉट से गार्डन्स चेयर्स, रादर अगर हमारे पास ऐसा सिनेरियो आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए जब हमारे पास दो दो नाउन साथ में लिखे होंगे, इन दैट केस आप लोग प्लूरल तो बनाएंगे, लेकिन किसका, खाली दूसरे वाले का। यू विल राइट चेयर्स और गार्डन को एज इट इज लिख लेंगे। उसका छोटा सा लॉजिक है, आई होप हर किसी को समझ में आना चाहिए और पता भी होना चाहिए। जो पहले वाला आप लोगों का नाउन होगा वो बेसिकली नाउन का काम ही नहीं करेगा, वो नाउन का काम ना करके काम किस चीज का करेगा, एडजेक्टिव का। एंड आई होप ये बात सबको पता होनी चाहिए कि एडजेक्टिव्स का प्लूरल होता ही नहीं है, बनाया ही नहीं जा सकता। अगर एक खूबसूरत लड़की है, यू विल कॉल दैट शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अगर वहीं दो लड़कियां हो जाएंगी तो क्या बोलेंगे, दीज आर ब्यूटीफुल गर्ल्स, नो, यू विल से दे आर ब्यूटीफुल गर्ल्स। तब समझ में आया कि एडजेक्टिव का प्लूरल कभी भी नहीं बनाया जा सकता। दैट इज द रीजन व्हाई अगर फर्स्ट जो हमारा हाफ होगा वो काम करेगा नाउन का नहीं, एडजेक्टिव का। गार्डन की चेयर, है ना, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आएंगी जब दो दो नाउन्स को साथ में रखा जाएगा। लाइक आई एम सेइंग गोस्ट स्टोरी, गोस्ट भी अपने आप में नाउन है, स्टोरी भी अपने आप में नाउन है, और इसका जब आप लोग प्लूरल वर्जन बनाएंगे दैट वुड बी गोस्ट स्टोरीज, नॉट गोस्ट स्टोरीज, इट वुड बी गोस्ट स्टोरीज। सो ये हमारा पहला केस था जब नाउन प्लस नाउन ऐसा वाला केस आया। आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट पे जाएंगे, जब हमारे पास नाउन तो होगा लेकिन बीच में हम लोगों ने थोड़ा सा एक चीज ऐड ऑन कर दी, दैट इज नो अदर देन योर प्रीपोजिशन। और लास्ट में मैंने फिर से
से नाउन को रखा। अब आप लोगों के माइंड में है मैम नाउन ही यहाँ पे है, नाउन ही यहाँ पे है, तो दोनों चीजों में डिफरेंस कैसे लेके चलेंगे? आई से ये नाउन और ये नाउन कुछ नहीं करेंगे, दो के दो नाउन्स हैं, लेकिन ये वेरिएशन होगी। कई बार ये अपने आप में एक ही वर्ड हो सकता है, वन वर्ड हो, जैसे सेम ही वर्ड यूज कर रहे हो, वन ना लिख के चलिए आई एम राइटिंग इट सेम, ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये किस चीज का काम करेंगे? सेम का। और दूसरा सिनेरियो कब होगा? जब यही वाला सेम केस होगा, लेकिन जो हमारे नाउन होंगे ना वो सेम नहीं होंगे, वो दोनों क्या होंगे? डिफरेंट। सो आई एम गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच ताकि समझ में आ जाए। अब मैंने लिखा नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। सबसे पहले मैं केस लेके चलूंगी सेम वाला, जैसे आई एम राइटिंग विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, गांव गांव में, ऐसा वाला कुछ फील आएगा। विलेज आफ्टर विलेज, डे टू डे, है ना, बहुत सारे वर्ड्स हैं, आर आफ्टर आर, पेज आफ्टर पेज, पन्ने पे पन्ना। अब जैसे ही आप लोगों ने देखा तो समझ में आना शुरू हुआ कि मैम विलेज भी अपने आप में नाउन है और ये दोनों वर्ड्स क्या है? सेम। बीच में हम लोगों ने स्पॉट लिया किस चीज का? प्रेपोजिशन का। आई होप यू ऑल नो कि आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, और जब भी हम लोग इसका प्लूरल बनाने जाएंगे, बनाएंगे कैसे? विलेजेस आफ्टर विलेजेस, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे माइंड में आएंगी, समझ के चलेंगे भी। इसके केस में स्ट्रिक्टली नो प्लूरल, जब हमारे पास नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन वाला केस आए। नंबर 2, ये जो दोनों नाउन्स हैं जो साइड्स पे हैं प्रेपोजिशन के, दे बोथ आर सेम, दोनों ही सेम वर्ड्स यूज कर रहे हो, जैसे मैंने भी बहुत सारी एग्जांपल्स दी, तो उस टाइम हमारा क्या होगा? इसका प्लूरल बनेगा ही नहीं, इसके केस में प्लूरल नहीं होगा। दैट मींस स्ट्रिक्टली नो एस या ईएस, इसके साथ आप लोग एस ईएस नहीं लगाएंगे। अगर हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है, इस केस में इसको सिंगुलर एज इट इज बिल्कुल ऐसे ही लेके चलेंगे, इसका प्लूरल वर्जन बनता ही नहीं है। हमेशा विलेज आफ्टर विलेज, है ना, पेज आफ्टर पेज, पेजेस आफ्टर पेजेस, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्ट्रिक्टली नो प्लूरल फॉर दैट। आफ्टर दैट नेक्स्ट कैटेगरी पे आएंगे जो थे फिर से नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू टेक द डिफरेंट वर्ड्स। पिछले केस में मैंने सेम नाउन्स को लिया, अब इस केस में मैं फिर से नाउन्स को लूंगी, लेकिन ये वाला और ये वाला नाउन दे विल बी डिफरेंट। सो यहाँ पे मैंने केस डिस्कस किया, लाइक आई एम राइटिंग मदर इन लॉ, एंड अगेन फिर से मेरा सेम क्वेश्चन है कि चलो भाई फटाफट से इसका आप लोग प्लूरल बना देंगे। प्लूरल बनाने के लिए हम लोग करते क्या है? मदर इन लॉज, है ना, ये दिमाग में आता है कि ये जो वर्ड है इसके लास्ट में एस को अटैच कर दो, अरे वो मीनिंग ही अलग निकल के आएगा। सासू माँ की साड़ी, जैसे मैंने बोला मदर इन लॉ साड़ी, मदर इन लॉज साड़ी, ऐसा कुछ भी बोल रही हूँ, तो मदर इन लॉज, जब भी आप लोग इसके साथ एस अटैच करने की कोशिश करेंगे, लाइक मैंने यहाँ पे किया, तो ये मत सोचिएगा कि ये इसका प्लूरल वर्जन निकल के आएगा, ये इसका प्लूरल वर्जन नहीं है, रादर ये अपोस्ट्रोफी एस या खाली एस भी लगाएंगे, वो हमेशा रिलेटिव, एक रिलेशन बताने का काम करेगा, दैट विल बी रिलेटिव प्रोनाउन। तो वहां पे हमें समझ में आ जाएगा कि इसका प्लूरल ऐसे तो नहीं बनाया जा सकता। जैसे मैंने बोला एक सासू माँ, अब मैं बोल रही हूँ ज्यादा सासू माँ, सो डेफिनेटली उस केस में दैट मींस अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो हमारे पास एस ऐड तो करना पड़ेगा। पिछले वाले में तो एस ऐड भी नहीं किया था, यहाँ पे हम लोग ऐड तो करेंगे, लेकिन खाली पहले वाले नाउन के साथ, इसका वाइस वर्सा नहीं चलेगा कि मैम किसी भी एक के साथ लगा दे, क्या हम लोग सेकंड वाले के साथ लगा दे? नो, स्ट्रिक्टली दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, दैट वुड बी मदर्स इन लॉ, दैट इज अ प्लूरल केस। पहले एक सासू माँ थी और अब हमारे पास ज्यादा लेडीज ज्यादा है। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये केस काम कैसे करेंगे। चलिए जी आगे चलेंगे। बहुत सारे और ऐसे नाउन्स हैं जहां पे हमारे साथ लास्ट में FUL ऐड होगा, जैसे कि आई एम राइटिंग वन वर्ड, मैंने लिखा कपफुल मतलब कप भर के, मैंने लिखा हैंडफुल हाथ भर के, मुट्ठी भर के, मैंने लिखा स्पूनफुल चम्मच भर के। जब इसका प्लूरल बनाने की बारी आएगी तो हमारे दिमाग में फिर से क्या आएगा कि मैम क्या करें, हम लोग इसका वर्जन कैसे बनाएं? क्या कप्स फुल लिख दें? क्योंकि दिमाग में क्या आएगा कि फुल तो वैसे साथ में अटैच कर रखे हैं,
कप, कप तो अपने आप में नाउन है, तो एक काम करते हैं कप्स फुल, मतलब एस को मिडल में लगाना का हम लोग सोचते हैं, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता, ऐसा करना भी मत। रीजन, जब भी आप लोग इसका प्लूरल वर्जन बनाएंगे यू आर डेफिनेटली गोइंग टू ऐड एस ई एस, बट इन द एंड आप लोग खाली लास्ट में एस ई एस अटैच करेंगे। जैसे कप भर के ज्यादा है सो डेफिनेटली कप फुल्स होगा, स्पून फुल्स होगा, ग्लास फुल्स होगा, हैंड फुल्स होगा। इन सारे के सारे वर्ड्स को अपने माइंड में रखना बहुत जरूरी है। रीजन, यहाँ से क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस रहते हैं। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इनकी टेक्निकलिटीज क्या होती हैं। आगे चलेंगे जी, नेक्स्ट एक और छोटा सा सब टॉपिक है नाउन्स में, दैट इज द नाउन्स व्हिच हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर मीनिंग इन प्लूरल। बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनका एक बार जब आप लोग उसका सिंगुलर वर्जन डिस्कस कर रहे हो तो उसका क्या मीनिंग निकल के आएगा, लेकिन जैसे ही आप इसका प्लूरल वर्जन लेके आएंगे उसका मीनिंग ही कुछ और निकल के आएगा। ज्यादा कुछ नहीं, अभी मैं सिर्फ इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, और डेफिनेटली हम लोग सारी की सारी एग्जांपल्स को इस छोटे से मैराथन में जहां में सारी की सारी इंग्लिश कवर करनी है, नॉट एट ऑल पॉसिबल, फिर भी जो दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कवर। फर्स्ट वर्ड इज अल्फाबेट, सेकंड वर्ड इज अल्फाबेट्स। आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा कि मैम कुछ नहीं है, दिस इज सिंगुलर वर्जन एंड दैट इज प्लूरल वर्जन। मैंने पूछा व्हाट इज अल्फाबेट, यू विल से मैम अगर सिंगल लेटर लिख देंगे ना, लाइक आई एम राइटिंग ए, so what is that, what's that is alphabet। मैंने बोला A B C राइट डाउन कर दिया तो बोलोगे that are alphabets, but that technique is definitely wrong। रीजन क्या है, अभी तो मैंने हेडिंग बताई कि जब भी कुछ वर्ड्स का आप लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे उनका मीनिंग डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। तो समझेंगे एक वर्ड है अल्फाबेट जो मेरे को हमेशा फील देगा एक सिंगल लेटर की, लेकिन ऐसा नहीं है। आई एम राइटिंग A to Z, दैट मींस जितने भी आप लोगों के लेटर्स हैं आप लोग उनमें से कम ले ज्यादा ले सारे के सारे ले, जितना भी कॉम्बिनेशंस हैं सारे के सारे लेटर्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाएगा, दैट इज नो अदर देन अल्फाबेट। ए से लेके जेड तक हम लोग लिखते हैं, सो दैट इज ऑल आर, दे ऑल आर अल्फाबेट, नॉट अल्फाबेट्स। अब बात करेंगे अल्फाबेट्स की तो पूछोगे कि मैम अल्फाबेट्स क्या होता है, समझेंगे जी डेफिनेटली इतना तो पता है कि मीनिंग अगर अलग निकल के आएगा। अल्फाबेट्स का मीनिंग है लैंग्वेजेस, मतलब भाषाएं। ये चीजें बहुत कम स्टूडेंट्स को पता रहती है, दैट इज द रीजन व्हाई एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। समझेंगे जी इन चीजों को। अल्फाबेट का मीनिंग क्या है, अल्फाबेट्स का मीनिंग क्या है, वैसे ही दो तीन और वर्ड्स हैं। आई एम राइटिंग हियर आयरन, आई एम राइटिंग हियर आयरन्स, तब भी समझ में आ जाएगा मैम आयरन तो मतलब है लोहा, है ना, मेटल का नाम है, जबकि आयरन्स ऐसा थोड़ी होगा कि लोहा लोहे, नो इट्स नॉट लाइक दैट। आयरन का मतलब है मेटल, जबकि आयरन्स का जब भी रेफरेंस आएगा यू विल कॉल दैट हैंडकफ्स। हथकड़ियों के बारे में तो सुना होगा आप लोग, बहुत मूवीज वगैरह सीरीज वगैरह देखते होंगे। हथकड़ियों के जो पुलिस टाई करती है किसी क्रिमिनल को बांध के लेके जाने के लिए, सो उनको इंग्लिश में हैंडकफ्स बोला जाता है। उनको हैंडकफ्स बोलो चाहे आयरन्स बोल लो एक ही बात है। सो ये बात करेगी हथकड़ियों के बारे में, जबकि ये बात करेगा मेटल के बारे में। दोनों के मीनिंग में बहुत फर्क है। आगे चलेंगे जी, और भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, एक खुद ही है अपने आप में वर्ड और एक है बच्चा हमारे पास वर्ड्स। अब बोलोगे मैम एक वर्ड लिख दोगे तो वर्ड बन जाएगा, अगर ज्यादा लिख दोगे तो वर्ड्स बन जाएगा। अलग अलग सिनेरियो में इसका अलग अलग मीनिंग होगा। जो पहला वर्ड है वर्ड, उसको आप लोग यूज भी करते हो किस चीज के लिए, जब किसी को अपनी जुबान देनी है ना, बोला जाता है कि जुबान दे रहा हूं भाई मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं तुम्हें कोई वादा कर रहा हूं। सो इन दैट केस जब ऐसा जुबान देने वाला फील आ जाएगा यू विल कॉल दैट वर्ड, आई एम गिविंग माय वर्ड टू यू, नॉट वर्ड्स टू यू। बहुत कॉमन एग्जांपल है, बहुत बार एग्जाम्स में रेपिटेशन में रहती है और बच्चों से गलती होती ही होती है। लाइक आई एम सेइंग आई एम गिविंग माय वर्ड्स टू यू, बहुत कॉमन एरर है। इट इज नॉट लाइक दैट, रादर इट इज आई एम गिविंग माय वर्ड टू यू, मैं तुम्हें अपनी जुबान देता हूं। आफ्टर दैट नेक्स्ट वर्ड इज वर्ड्स। फिर से पूछोगे मैम अब इसका मीनिंग क्या आएगा, अरे भाई मीनिंग तो बिल्कुल अलग निकल के आएगा। यहाँ पे भी इसका मीनिंग है लैंग्वेजेस। लिख लेंगे जिन चीजों को, बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। जो मेरी नाउन्स की डिटेल्ड वीडियोस हैं यू मस्ट गो थ्रू देम। एक बार इस मैराथन को कर लेंगे,
आफ्टर दैट आप लोगों को एक आइडिया पता चल जाएगा कि किस तरीके से और कितनी स्टडी कहाँ पे हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि अगर किसी को और भी ज्यादा डिटेल में सीखना हो तो गो थ्रू दैट वीडियोस। ओके जी, these were the important perspectives। आफ्टर दैट इसके बाद एक और कैटेगरी, एक और सब पार्ट स्टार्ट करवाने जा रही हूँ नाउन्स में, दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसको क्या बोला जाएगा, वी कॉल दैट कुछ ऐसी कैटेगरी या कुछ ऐसे नाउन्स, कुछ ऐसे वर्ड्स जो दिखने में तो क्या होंगे सिंगुलर, मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया लुक्स, दैट मीन्स जो दिखने में होंगे सिंगुलर और जो काम करेंगे, मैंने बोला यहाँ पे वर्क्स नहीं लिखूंगी, रादर मैं यहाँ पे लिखूंगी फंक्शंस। रीजन अभी तो बताया, वर्क्स का मीनिंग क्या है, दैट इज लैंग्वेजेस। मैंने बताया अब ऐसे कैटेगरी डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे नाउन्स जो दिखने में तो होंगे सिंगुलर। आप लोग बोलोगे कि मैम वो काम भी सिंगुलर का करेंगे, डेफिनेटली कुछ दिखने में होंगे सिंगुलर पर वो काम करेंगे प्लूरल का, कुछ दिखने में होंगे प्लूरल और काम भी करेंगे प्लूरल का, कुछ दिखने में होंगे प्लूरल पर काम किस चीज का करेंगे, सिंगुलर का। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो सुपर इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, तो गो थ्रू कर लेना इन सारे के सारे वर्ड्स को। आई ट्राई टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, लेकिन फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर डिटेल वर्जन चाहिए तो गो थ्रू द वीडियोस ऑफ नाउन्स, ताकि आप लोगों को सब कुछ एक एक चीज इन डेप्थ मिल जाए और पूरी की पूरी लिस्ट भी आप लोगों को मिल जाए, चाहे वो नोट्स है चाहे वो लेक्चर्स है हमारे। चलिए सबसे पहली कैटेगरी डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे नाउन्स जो दिखने में भी सिंगुलर हैं और काम भी करेंगे सिंगुलर का। और इस कैटेगरी में ना सबसे पहला जो हमारा फेमस वाला पार्ट आएगा, दैट इज ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स। जितने भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स है जिनको अपने आप में गिना ही नहीं जा सकता, वो सारे के सारे वर्ड्स इसी में आएंगे, ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स हैं, आई एम नॉट गोइंग टू राइट, लेकिन एक बार बोल दूंगी, जैसे कि पोएट्री, लगेज है ना, पोएट्री क्या होते हैं, शेरो शायरी, लगेज, इट्स नॉट लगेजेस, इट्स ऑलवेज लगेज। आफ्टर दैट डेब्रिज, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत बार ये वर्ड एग्जामिनेशंस में रेपिटेशन में रहता है, डेब्रिज। डेब्रिज होता है मलबा, कोई बिल्डिंग होती है उसका जो डिस्ट्रक्टिव पार्ट होता है, जिसमें ब्रिक्स भी होंगी, स्टोन्स भी होंगे, मड वगैरह सारा कुछ मिलेगा, सो दैट इज ऑल योर डेब्रिज। डेब्रिज होगा। आफ्टर दैट और इस अनकाउंटेबल में आएगा एडवाइस, जैसे सलाह दी जाती है, एडवाइस। फर्नीचर, इट्स ऑलवेज फर्नीचर, इट्स नॉट फर्नीचर्स, इट्स ऑलवेज फर्नीचर। और वर्ड है आइस, एप्लॉज है ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, मशीनरी बोल सकते हैं, और एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है सीनरी, SCENERY, नजारे। हमारे माइंड में आ जाता है कई बार कि मैम सीनरी है तो सीनरीज बना दो, नो इट्स नॉट लाइक दैट, सीनरी का सीनरीज बना ही नहीं सकते हैं। आफ्टर दैट फूड, इट्स ऑलवेज फूड, इट्स नॉट फूड्स। एविडेंस, सबूत होगा, एविडेंसेस कभी नहीं होगा। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, न्यूज हो गया, जो हमारा न्यूज वाला पार्ट है ये भी हमारा अनकाउंटेबल वर्जन में जाएगा, जो दिखने में तो आप लोगों को लगेगा सिंगुलर और काम किस चीज का करेगा, प्लूरल का। आफ्टर दैट गोल्ड लिख लेंगे, सिल्वर लिख लेंगे। जैसे मैंने गोल्ड सिल्वर लिखा, तुम्हारे माइंड में, सबके माइंड में एक बात स्ट्राइक करनी चाहिए कि मैम जैसे आपने बोला ना अनकाउंटेबल नाउन, हमारे दिमाग में सबसे पहले आया कि आपने बताया तो था अभी 5-10 मिनट पहले कि जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं या हमारे मटेरियल नाउन्स हैं, all that will cover into that category uncountable, वो सारे के सारे नाम यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। हेयर लिख सकते हैं, इट्स नॉट हेयर्स, कभी भी हेयर्स नहीं होता। कई बार कुछ स्टूडेंट्स अपने लड़कियां में भी, लड़कियां या लड़के जो भी हैं वो यूज कर सकते हैं कि मेरे हेयर्स बड़े ड्राई हो रहे हैं या मेरे हेयर्स बड़े रफ हो रहे हैं, ये गलत है भाई। इट्स नॉट हेयर्स, इट्स ऑलवेज हेयर। एक की बात कर रहे हो, ज्यादा की बात कर रहे हो, ये अनकाउंटेबल नाउन है और जो अनकाउंटेबल होगा उसको आप हमेशा सिंगुलर में ही लेके चलेंगे। हेयर के साथ इज ही लगाओगे, हेयर के साथ आर नहीं लगाओगे, मन तो करते हैं हेयर्स भी लगा दो, आर भी लगा दो, बट दैट इज अनकाउंटेबल। हेयर के साथ इज लगाया जाएगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। चलिए जी, आफ्टर दैट मैंने बोला कि ये सारे के सारे आप लोगों के अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, अनकाउंटेबल है, दैट इज व्हाई मैं इनको सिंगुलर में ही लेके जा रही हूँ। अच्छा, अब मैं पूछूंगी क्या मैं इन सारे वर्ड्स के आगे
अ या एंड लगा सकती हूँ? यू विल से मैम नो। क्यों? जो चीज अपने आप में गिनी ही नहीं जा सकती उसके आगे अ या एंड लगाने का लॉजिक ही पैदा नहीं होता। आफ्टर दैट अगर मैं पूछूं क्या मैं इनका प्लूरल बना सकती हूँ? गोड्स बना दूं, हेयर्स बना दूं, सीनरीज बना दूं, आइसेस बना दूं, पोइट्रीज बना दूं, सो यू विल से मैम नो। ना तो इसके आगे आप लोग अ एंड ऐड कर सकते हो और ना ही इसका प्लूरल वाला वर्जन आ सकता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब भी हम लोग इनके बारे में बात करेंगे ये सारे के सारे अनकाउंटेबल है जिनको गिना ही नहीं जा सकता। अगर गिन नहीं सकते हो तो डेफिनेटली कैसे उसके साथ एस को ऐड करोगे? सो ये सारे के सारे वर्ड्स को ध्यान से रखेंगे, दिमाग में बिठा के रखेंगे। लाइक आई एम गिविंग एग्जांपल, ही हैज गिवन मी एन इंफॉर्मेशन। आप लोग अगर उसको काउंटेबल में बनाना चाहते हैं यू कैन राइट दैट he has given me a piece of information, है ना? a piece of लगाने से वो अनकाउंटेबल से काउंटेबल में चला जाएगा, लेकिन a piece of तब लगाओगे जब आप उसको सिंगुलर में कंसीडर करोगे। जब आप उसको प्लूरल में कंसीडर करना चाहते हो you will write pieces of। वैसे तो ये सारे के सारे वर्ड्स अनकाउंटेबल थे, समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर हम इनको अनकाउंटेबल से काउंटेबल की कैटेगरी तक ले जाएं, लाइक स्पेसिफिकली मेंशन करके बताएं कि भाई इतने हैं, 2 हैं या 4 हैं या 1 है। अगर 1 बताया, स्पेसिफिकली बताया, उसको 1 बताने का तरीका क्या होना चाहिए? अ पीस ऑफ। और जैसे ही मैं इसको काउंटेबल के साथ साथ गिनती में थोड़ा सा ज्यादा बनाऊंगी, लेकिन अनकाउंटेबल नहीं है, काउंटेबल बनाने की कोशिश कर रही हूं। सो अ पीस ऑफ फॉर सिंगुलर एंड पीसेस ऑफ दैट इज फॉर योर प्लूरल केस। तो समझेंगे जी। जैसे एक एग्जांपल है, ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हर। एक एग्जांपल करवा रही हूं, लिख लेंगे जी। ऑल द एविडेंसेस, EVIDENCES, एविडेंसेस वर अगेंस्ट हर। जितने भी सबूत थे सारे के सारे उसके खिलाफ थे। आता है ना दिमाग में कि कैसे चलेगा? एविडेंसेस, कभी एविडेंसेस नहीं होगा, अभी तो बताया द वर्ड इज एविडेंस। और एविडेंस होने के साथ साथ यहाँ पे वर नहीं लगाया जाएगा, रादर हम लोग यहाँ पे मेंशन करके चलेंगे वॉस को। अभी तो बताया जितने भी अनकाउंटेबल हैं उनके साथ आप लोग फ्लेवर ऐड ऑन करेंगे वॉस का। लिख लेंगे जिसको नोट डाउन कर लेंगे फटाफट से। आफ्टर दैट सेकंड कैटेगरी की तरफ जंप करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डिटेल्ड वीडियोस में हर चीज अवेलेबल मिल जाएगी आप लोगों को। सेकंड कैटेगरी की तरफ चलेंगे, ऐसे नाउन्स जो दिखने में तो होंगे प्लूरल पर काम करेंगे सिंगुलर का। दिखने में प्लूरल और काम सिंगुलर। सुपर कैटेगरी है, सुपर फेमस कैटेगरी। रीजन ज्यादातर क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, इसको ध्यान से नोट डाउन करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले इस कैटेगरी में मैं नाम डिस्कस करूंगी, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। आप लोग बोलोगे मैम सब्जेक्ट्स, बिल्कुल जी। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, लाइक आई एम राइटिंग द वेरी फेमस एग्जांपल, आई एम राइटिंग मैथमेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। आप लोगों ने शुरू से बचपन से देखा होगा, हमेशा नोटबुक्स में ना मैथमेटिक्स लिखा रहता है। व्हाई नॉट मैथमेटिक्स, व्हाई ऑलवेज मैथमेटिक्स? क्या मैथमेटिक्स ज्यादा है? यू विल से नो मैम, एक सिंगल ही बुक थी, एक सिंगल सब्जेक्ट था। फिर भी मैथमेटिक्स क्यों था? सोशल स्टडीज था, पॉलिटिक्स था, इकोनॉमिक्स था, फिजिक्स था। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे जिनको आप लोगों ने पढ़ा और उसके साथ SES बिजनेस स्टडीज था, उसके साथ S या ES अटैच कर देते हैं, बट यू आर नॉट एबल टू मेक आउट कि ऐसा क्यों होगा और कईयों के साथ क्यों लगा देते हैं, कईयों के साथ क्यों नहीं लगा रहे हैं। नो रीजन, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ऐसा ये सब्जेक्ट का नाम है। और प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? हमारे दिमाग में डाउट क्या आएगा? दिखने में तो है प्लूरल, क्यों? क्योंकि इसके साथ SES को अटैच कर दिया, लेकिन ये काम करेगा किस चीज का? सिंगुलर का ही काम करेगा। मैथमेटिक्स लिखा है, मैथमेटिक्स के साथ चाहे आप लोगों का दिल आर या वर्क ऐसा कुछ लिखने को कहे, लेकिन समझेंगे जी इन सारे के सारे वर्ड्स को काम किस चीज का करना है? आई नीड टू से वर्ब कौन सी लगानी है? सिंगुलर वर्ब तो वहीं से क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिक्स इज आएगा, मैथमेटिक्स आर नहीं आएगा। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मैम हमेशा ही ऐसा चलेगा? नहीं भाई, एक एक्सेप्शन है, उसको ध्यान से माइंड में रखना जरूरी है। खाली मैथमेटिक्स लिखा, फिजिक्स लिखा, जितने भी मैंने आपको सब्जेक्ट्स के नाम बताए, तो उनके साथ आप लोग हमेशा मेंशन करेंगे इसको। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसमें थोड़ा सा
होगी। लाइक मैंने यहाँ पे इसके आगे द मैथमेटिक्स लिख दिया, राइट डाउन, मैंने लिखा द मैथमेटिक्स और द के साथ साथ इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि आई एम राइटिंग हिज, आई एम राइटिंग माई, आई एम राइटिंग आर, आई एम राइटिंग हर, आई एम राइटिंग, और लिख सकते हैं जी यहाँ पे आप लोग इट्स लिख सकते हैं, देयर लिख सकते हैं, इट्स लिख लो जी, देयर लिख लेंगे, योर्स लिख लेंगे, योर लिख लेंगे जी। जब भी इन एग्जाम्पल्स के आगे मतलब जितने भी हमारे नेम ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उन सबके आगे इनमें से कोई वर्ड आ जाए या फिर द आ जाए, नोट डाउन कर लेंगे। एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट है, या तो मैंने उसी सब्जेक्ट जिसके साथ एस या ईएस लगा हुआ था मैंने उसके साथ द लगा दिया, या मैंने हिज, माई, आर, हर, इट्स, देयर, योर ऐसा कुछ भी मेंशन कर दिया, तब हमारे दिमाग में समझ एक बात आ जानी चाहिए कि अब ये जो नाम लिखा हुआ है ना मैथमेटिक्स, बेसिकली अब ये सब्जेक्ट का काम ही नहीं कर रहा। पूछोगे मैम सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा तो किस चीज का काम करेगा? अगर ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा तो ये काम करेगा इसके कॉन्सेप्ट्स पे, ये भी बात पता चलनी चाहिए। अब ये सब्जेक्ट का नाम ना होके काम किस चीज का करेगा? उसी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स का, और ये तो हर किसी को पता है कि कॉन्सेप्ट्स जितने भी होंगे दैट विल ऑलवेज बी प्लूरल। कॉन्सेप्ट्स हमेशा ज्यादा होते हैं, कभी भी एक कॉन्सेप्ट नहीं होता। दैट इज द रीजन व्हाई अगर इन वर्ड्स के आगे, इन सब्जेक्ट्स के नाम के आगे आप लोग द लगा देंगे, उस केस में मेरे को वर्ब कौन सी देनी पड़ेगी? दैट इज प्लूरल। जनरल अगर कुछ भी मेंशन नहीं था तब मैंने सिंगुलर वर्ब थी, लेकिन उसके आगे अगर इन वर्ड्स में से कोई भी एक मेंशन कर दिया देन इसके साथ जो वर्ब आएगी दैट वुड बी प्लूरल। इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड आ जाएंगे नेम ऑफ गेम्स। बहुत सारी ऐसी गेम्स है जैसे कि मैं बोलूंगी चेस है, डार्ट्स है, बिलियर्ड्स है, स्नूकर्स है। दिखने में तो मेरे को फील देगी किस चीज का? प्लूरल का, लेकिन काम करेगी एक ही तरह। आफ्टर दैट नेम ऑफ डिजीजेस, बीमारियों के नाम, मिजल्स ले लें, पाइल्स ले लें, एड्स ले लें, डायबिटीज ले लें। डायबिटीज मोस्ट फेमस बीमारी जहां से रिलेटेड क्वेश्चंस भर भर के आएंगे। रीजन क्या है? डायबिटीज दिखने में तो है प्लूरल लेकिन काम करेगी एक का, सिंगुलर का। डायबिटीज के साथ इज लगा लो, डायबिटीज के साथ वाज, डायबिटीज हैज, तो समझ में आएगा। लेकिन डायबिटीज के साथ प्लूरल वर्ब का यूजेज करना दैट इज रॉन्ग। ये दिखने में सिंगुलर है, ये दिखने में प्लूरल है, पर काम किस चीज का करेंगी? सिंगुलर का। और लिख सकते हैं जी टाइटल्स ऑफ बुक्स। कई बार कुछ किताबों के टाइटल्स ही ऐसे होते हैं जैसे द गुलिवर ट्रेवल्स, है ना, ये आप लोगों ने सुन रखी होगी, द अरेबियन नाइट्स। और लिख सकते हैं 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ इज, सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा क्योंकि 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ तो लगता है कि मैम इसके साथ आर लगा दो। अरे भाई किताब का नाम है और वो किताब तो एक ही है, दैट इज द रीजन व्हाई उसका नाम ही प्लूरल में था तो मेरे को फील आया कि मैं वर्ब दूं प्लूरल, लेकिन ऐसा काम हम लोग नहीं करेंगे, विल डेफिनेटली गिव सिंगुलर। ठीक है जी, इस चीज को समझना पड़ेगा। ये सारे के सारे वर्जन्स, जैसे मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, हिज मैथमेटिक्स आर वेरी गुड, क्योंकि हिज मैथमेटिक्स लगाने से अब सब्जेक्ट का नेम नहीं रहेगा, रादर उसके कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे। चलिए ये थी सेकंड कैटेगरी। अब थर्ड कैटेगरी की तरफ मूव ऑन करेंगे। ऐसे नाउन्स जो दिखने में तो होंगे सिंगुलर पर वो काम करेंगे प्लूरल का। ऐसे कौन से नाउन्स हैं? जैसे मैंने बोला पीपल, लोग, है ना, चिल्ड्रन। और लिख लेंगे जी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में जहां से क्वेश्चन आते हैं, कैटल, है ना, एक जानवरों के ग्रुप को बोला जाता है जिसको पंजाबी में डंगर भी बोला जाता है, सो उसको बोला जाएगा कैटल। लिख सकते हैं शेवेलरी, CAVALRY, CAVALRY, write down these words also, that means the army that fights on horses, जो घोड़े पे लड़ाई करते हैं ना, उन घुड़सवारों को, जो लड़ने वाले हमारे होते हैं फौजी, sort of that we call them chivalry, उस ग्रुप को बोला जाता है। जेंट्री, जेंटल पीपल, पीजेंट्री, फार्मर्स के ग्रुप को बोला जाता है। अभी तो रिसेंटली फार्मर्स को लेकर बहुत ज्यादा एक नेशनल इशू भी बन गया था, सो डेफिनेटली ये वर्ड आप लोगों ने बहुत बार न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा। आफ्टर दैट वर्मिन, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, VERMIN, वर्मिन। नोबिलिटी, नोबल पीपल, अच्छे लोग। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पुलिस। अब एक वर्ड लिख लेंगे पुलिस, पुलिस के
साथ इज नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये काम किस चीज का करेगा, प्लूरल का। मैंने बोला पुलिस आ रही है, तो ऐसा थोड़ी ना कि कोई एक ही इंसान आएगा, 2-4 पर्सन होंगे, इंस्पेक्टर भी होगा, उसके साथ कांस्टेबल भी होंगे। ये भी एक ऐसा वर्ड है जो बिना एस लगे मेरे को फील देगा सिंगुलर की, और काम करेगा प्लूरल का। समझ के चलेंगे इन सारे के सारे वर्ड्स को। ये सारे के सारे ऑल दीज आर प्लूरल वर्ड्स। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, ये जितने भी वर्ड्स मैंने बोले इनके साथ आप लोग अ या एंड नहीं लगा सकते हो। अरे भाई जो चीज अपने आप में प्लूरल है उसके साथ अ या एंड लगाने का तो इश्यू ही नहीं आएगा। आफ्टर दैट आई आस्क क्या आप उसके साथ एस लगा सकते हो? अगेन नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि जो ऑलरेडी प्लूरल है उसको और प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। नो एस या फिर ईएस लिख लेंगे जी। Can't you see, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, can't you see that the cattle is grazing या cattles is grazing। तो समझना पड़ेगा, एक तो cattles नहीं होगा, the answer is cattle, और नंबर 2 cattle के साथ is नहीं लगाएंगे। अभी तो बताया दिखने में सिंगुलर, काम करेगा प्लूरल का, तो can't you see cattle are grazing। समझ में आना चाहिए कि cattle के साथ is नहीं लगाना है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पुलिस हो चाहे कैटल हो, ये चीजें रेपिटेशन में लगातार रहती हैं एंड इतनी बेसिक है जो हर किसी स्टूडेंट को जो कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन करेगा उसके लिए पता होना मैंडेटरी हो जाता है। लास्ट कैटेगरी की तरफ चलेंगे, कुछ ऐसे नाउन्स एंड फाइनली हमारा जो नाउन्स होगा, जो मेन पोर्शन था, ऐसा नहीं कि नाउन्स में इतना ही था, नाउन्स में और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये एक मैराथन है, सो डेफिनेटली जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है हम लोग उसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट कैटेगरी है जी नाउन्स की, जहां पे ये दिखने में होंगे प्लूरल और काम भी करेंगे प्लूरल का। जैसे मैं बोलूंगी कुछ ऐसे आर्टिकल्स जो ड्रेसेस के नाम जो ज्यादातर बॉटम में पहनने के काम आएंगे और जिनको 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया जाता है। एक तो बॉटम वियर है और ज्यादातर 2 पार्ट्स में स्प्लिटेड है, जैसे कि बोला जा सकता है बॉक्सर्स, पायजामाज, पैंट्स। हम लोग बोल देते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है कि भैया हमें पैंट चाहिए, इट्स नॉट पैंट, इट्स पैंट्स, है ना, ये चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। ट्राउजर नहीं होता, इट्स ऑलवेज ट्राउजर्स। और भी कॉमन वर्ड है जीन, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग ना जीन खरीदने जा रहे हैं, इट्स नॉट जीन, इट्स ऑलवेज जीन्स। लिख लेंगे जिन वर्ड्स को, द वर्ड्स आर पैंट्स, पायजामाज। हम लोग बोल देते हैं कि मैंने अपना पायजामा वियर कर लिया, नो इट्स नॉट पायजामा, the words are pajamas, jeans, pajamas, trousers, jeans, shorts जो बेसिकली लड़के पहनते हैं, बॉक्सर्स ये भी तकरीबन बॉयज का आर्टिकल ही है, लिख लेंगे जी। आफ्टर दैट एक और चीज, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड व्हिच हैव 2 पार्ट्स। कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो ज्यादातर ऐसे 2 में स्प्लिट होंगे। अब जैसे मैंने 2 वाली डायग्राम बनाई ना, एक चीज हमारे डायग्राम हमारे दिमाग में एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोला जाता है जनरली सीजर। नहीं जी, सीजर नहीं, सीजर नहीं होता, द वर्ड इज सीजर्स। बोलचाल की भाषा में गलत बोला जाता है, सीजर्स होगा। और वर्ड लिख सकते हैं क्लिपर्स। क्लिपर्स क्या होते हैं? जो चिटकनी, जिसको कपड़े लटकाए जाते हैं तार पे, सो दैट द वर्ड इज क्लिपर्स। और लिख सकते हैं शेड्स, आप लोग गॉगल्स में वियर कर सकते हो तो शेड्स लिख सकते हैं, ग्लासेस लिख सकते हैं, स्पेक्टेकल्स, कभी भी स्पेक्टेकल नहीं होगा। ये वर्ड जो हैं ये लिखे भी प्लूरल में ही जाते हैं और काम भी प्लूरल का ही करेंगे। समझ में आ रही है बात? स्पेक्टेकल्स यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइडर्स, सनग्लासेस लिख लेंगे जी, पिंसर्स। ये सारे के सारे वर्ड्स हम लोगों को समझ में आने चाहिए, जो काम भी करेंगे प्लूरल का और दिखने में भी क्या होंगे, प्लूरल। लेकिन फिर एक और बात समझ में आनी चाहिए कि क्या मैम हम लोग इन सारे के सारे वर्ड्स के साथ अ या एंड यूज कर सकते हो? नॉट एट ऑल पॉसिबल। जो वर्ड्स अपने आप में ही प्लूरल हैं, आप लोग उनके साथ अ या एंड कैसे अटैच कर सकते हो? क्या हम इनके साथ एस अटैच कर सकते हैं? अगेन जो पहले से प्लूरल हैं उनको और प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। डिवाइडर्स लिख लेंगे, सनग्लासेस लिख लेंगे, पिंसर्स लिख लेंगे। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी एक डाउट आता है माइंड में कि मैम बाय चांस हम किसी शॉप पे जा रहे हैं और हम लोग
बोल रहे हैं कि भैया हमें पैंट्स दिखा दो, तो बोलचाल की भाषा में बड़ी कंफ्यूजन रहती है इन चीजों को लेके कि पैंट्स बोलेंगे तो सामने वाला यही एक्सपेक्ट करेगा कि पता नहीं 4 5 6 7 कम से कम इतनी जीन्स तो आप लोग लेके जाओगे, उठा के आप लोग एक आर्टिकल लेके जा रहे हो, सामने वाले को क्या हमेशा कंफ्यूजन रहेगी? नहीं जी, अगर आप लोगों को क्लियर मेंशन करना है तो why can't you speak like this? I want to purchase, I want to buy a pair of jeans. जीन्स का तो जीन्स ही रहेगा, जीन्स का जीन तो नहीं बना सकती है, लेकिन अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे को एक जोड़ी चाहिए, so definitely I will write, I will say, I will speak कि a pair of, और अगर मेरे को ज्यादा चाहिए तो 2 pairs of, 3 pairs of, जितने भी पेयर चाहिए उतने ही पेयर हम लोग बता देंगे। एक है तो a pair of, ज्यादा है तो pairs of। I hope this is clear। जैसे he wants to buy a trouser, he wants to buy a pair of trousers, क्योंकि ट्राउजर का ट्राउजर्स ही बनेगा, और आगे अ लिखा हुआ था तो उसको मैंने अ पीस ऑफ में चेंज कर लिया। और लिख लीजिए योर पायजामा इज टॉर्न, योर पायजामास आर टॉर्न। समझना पड़ेगा इन चीजों को ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ये जितने भी वर्ड्स थे ये काम भी प्लूरल का करेंगे, और दिखने में भी ये क्या थे? प्लूरल ही सारे के सारे वर्ड्स थे। तो ये इतना ही था हमारा नाउन्स के लिए, और बहुत सारी चीजें हैं, छोटे छोटे सब टॉपिक्स और भी बहुत ज्यादा हैं, जैसे एडजेक्टिव के साथ या नाउन के साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा, लेकिन फिर भी एक मैराथन है तो जो बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है डेफिनेटली सबसे पहले उसी को पिक करके चलेंगे। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रोनाउंस के साथ। हाँ जी, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस मैराथन में। तो अब तक हम लोगों ने बात की थी नाउन्स के रिगार्डिंग कि नाउन्स में बेसिकली कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं और कौन कौन सी ऐसी एक्सेप्शंस हैं जिसके बारे में आपको बहुत ढंग से डिटेल में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो आज जल्दी से हम स्टार्ट करेंगे नाउन्स के ही नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। राइट डाउन द नेम ऑफ टॉपिक दैट इज प्रोनाउंस। जल्दी से इस टॉपिक का नाम लिखेंगे। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। यहाँ से हर ईयर 2 या 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2 क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन आप उन सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं अगर ढंग से एक बार जो बेसिक वाला कॉन्सेप्ट है प्रोनाउंस के उस कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। प्रोनाउंस की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोनाउंस की डेफिनेशन के रिगार्डिंग कि प्रोनाउंस होता क्या है। हर किसी को एक बेसिक सी डेफिनेशन है जो आई गेस हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि प्रोनाउंस आर नथिंग, दीज आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू रिप्लेस नाउन्स। ऐसे शब्द जो नाउन को रिप्लेस करने का काम करेंगे, दैट आर प्रोनाउंस यूज्ड टू, आई एम राइटिंग, यूज्ड टू रिप्लेस नाउन्स। जो रिप्लेस करने का काम करेंगे वो हमारे प्रोनाउंस ही होंगे। अब बात करते हैं जब प्रोनाउन की, तो दिमाग में कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जो आपके दिमाग में घूमेंगे, दैट इज ही, शी, इट, आई, वी। बहुत सारे प्रोनाउंस हैं जिसके रिगार्डिंग हम लोगों को ऑलरेडी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन यस आज उनके बारे में और प्लस उन्हीं की फैमिली के बारे में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन उस इंफॉर्मेशन को देने से पहले बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनके रिगार्डिंग में डिस्कशन करना चाहूंगी। जैसे इंग्लिश में बहुत जनरली बोला जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? कोई ऐसा सब्जेक्ट हमारा हमेशा वो वाला क्वेश्चन होगा जो काम करने वाला है, काम करने वाला सब्जेक्ट। और वहीं पे जब मैं बात करूंगी ऑब्जेक्ट की, उसी काम को, उसी एक्शन को झेलने वाला, दैट इज आर ऑब्जेक्ट। लिखना है तो आप अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन भी कर सकते हैं। वन हु डज द एक्शन, जो एक्शन करेगा, काम करेगा, दैट इज आर सब्जेक्ट। वन हु रिसीव्स द एक्शन, जो उस काम को, एक्शन को रिसीव करेगा, उस काम को झेलेगा, दैट इज आर ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट और छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। जैसे कि हम जब भी प्रोनाउंस डिस्कस करते हैं ना, वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बहुत बार ऐसी टर्म्स ना यूज की जाती हैं। बहुत अच्छी बात होगी अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके रिगार्डिंग पहले से ही पता हो, लेकिन अगर उसके रिगार्डिंग नहीं इतनी इन्फॉर्मेशन, तो अभी आपको वो चीज की क्लैरिटी हो जाएगी। फर्स्ट पर्सन, हमेशा फर्स्ट पर्सन उस पर्सन के लिए यूज किया जाएगा जो बोलने वाला है, द वन हु स्पीक्स। जो बोलने वाला है वो होगा हमारा फर्स्ट पर्सन, जिसके साथ वो बात कर रहा है,
बात करेगा, टू whom we are talking, to whom we are speaking, that is are no other than second person, और तो और जिसके बारे में बात की जा रही है, of whom we are talking, that is our third person। तो समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होना, तीनों का ये मोटिव क्लियर होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले फर्स्ट पर्सन की, बोलने वाला हमारा फर्स्ट पर्सन, अगर बोलने वाला एक है देन द प्रोनाउन इज आई। वहीं पे अगर बोलने वाले एक से ज्यादा हैं देन द प्रोनाउन इज वी। आफ्टर दैट सेकंड पर्सन की बात करेंगे। सेकंड पर्सन जिसके साथ हमारी बातचीत चल रही है, अगर वो पर्सन एक है देन वी आर गोइंग टू यूज यू। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन वहीं पे जिनके साथ में बात कर रही हूँ वो एक नहीं, इनफैक्ट वो गिनती में एक से ज्यादा है। आई मीन टू से दे आर नॉट सिंगुलर, रादर दे आर प्लूरल। Even in that case also we are going to use the pronoun that is you। you को ही यूज करेंगे, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है। आफ्टर दैट बात करेंगे थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन मीन्स जिसके बारे में बात की जा रही है, अगर वो गिनती में एक है, सिंगुलर है और लड़का है तो यूज करेंगे ही। अगर वो लड़की है तो यूज करेंगे शी। अगर वो नॉन लिविंग थिंग है, बर्ड है, एनिमल है, then we are going to use it। after that अगर वही हम इसका प्लूरल केस लेके चलेंगे, that means वो गिनती में एक नहीं है, वो गिनने में ज्यादा है और गिनने योग्य है, तब वहां पे हम यूज करेंगे दे का। ये छोटी छोटी बेसिक टर्म्स हैं जिनके रिगार्डिंग हम लोगों को इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी थी। चलिए आगे चलेंगे। प्रोनाउन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल अब आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चंस करते टाइम बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी अगर आप लोग खाली इस टेबल को बाय हार्ट कर लो। ये टॉपिक समझ में आना बहुत जरूरी है, उसी के साथ साथ ये टेबल भी समझ में आना बहुत जरूरी है। स्टार्ट करेंगे जी इसी टेबल के साथ। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पर्सन, आफ्टर दैट इज नंबर। इस टेबल को फटाफट से मेरे साथ ड्रॉ कर लेंगे। अगर ऑलरेडी आता था तो आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी, और अगर नहीं आएगा तो मान के चले कि ये टेबल आप लोगों के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवाने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। पर्सन है, नंबर है, आफ्टर दैट मैं बात करूंगी सब्जेक्ट की, आफ्टर दैट मैं बात करूंगी ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट इज योर पोजेसिव एडजेक्टिव। लिख लेंगे जी जल्दी से, पोजेसिव एडजेक्टिव। और लास्ट में मैं बात करूंगी पोजेसिव प्रोनाउन की। लिख लेंगे जी इन चीजों को। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रेस्पेक्ट्स जिनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। समझ पूरी की पूरी अगर डेवलप यहाँ तो हो जाएगी तो क्वेश्चंस करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। चलिए स्टार्ट करेंगे। आई हैव रिटन पर्सन। अब पर्सन तो समझ में आ जाएगा मैम, अभी तो आपने डिस्कस किया कि देयर आर टोटल ऑफ 3 पर्सन्स। अगर 3 पर्सन्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ फर्स्ट पर्सन नंबर। नंबर मीन्स वो गिनती में कितने हैं। अगर वो गिनती में एक है आई एम गोइंग टू राइट सिंगुलर, और वहीं पे अगर वो गिनती में ज्यादा है आई एम गोइंग टू राइट प्लूरल। अगर वो 2 है या 2 से ज्यादा है वहां पे प्लूरल वाला केस आएगा। अब सिंगुलर की बात करेंगे जब हमारे पास पर्सन कौन से वाला हो, फर्स्ट पर्सन। अभी तो मैंने डिस्कस किया फर्स्ट पर्सन मीन्स बोलने वाला, वक्ता जिसको बोला जाता है, स्पीकर जिसको बोला जाता है। अगर वो गिनती में एक है, मान लो मैं बात कर रही हूँ, मैं वक्ता हूँ, तो अपने लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, आई। आई मतलब मैं। जल्दी से इस चीज को नोट डाउन करेंगे। वहीं पे अगर बोलने वाले एक से ज्यादा हैं, फाइन, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे वी। आई और वी ये दोनों ही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं और दोनों के दोनों सब्जेक्टिव केस हैं। ये पॉइंट क्लियर होना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है कि कौन सा वाला हमारा सब्जेक्ट आएगा और कौन सा वाला हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। आफ्टर सब्जेक्ट अगर मैं इसी के ऑब्जेक्ट की बात करूं, मतलब ये काम करने वाला नहीं है, रादर काम को रिसीव करने वाला है, तो आई के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पे लगाएंगे मी। फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे। आई के रिगार्डिंग मी है और वी के रिगार्डिंग वो अस
बन जाएगा। अगर ऑलरेडी पता था तो बहुत अच्छी बात है। आएंगे जी इसी के थर्ड कॉलम पे। नेक्स्ट कॉलम इज पोजेसिव एडजेक्टिव। अब कुछ स्टूडेंट्स को तो इंफॉर्मेशन होगी कि पोजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है, एंड इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ स्टूडेंट्स को ना पता हो। समझने की कोशिश करेंगे कि पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव क्या होता है। पोजेसिव इज सॉर्ट ऑफ पोजेशन। जब आप हक जताने की बात करेंगे, जब आप अधिकार जताएंगे, हक जताना, अधिकार जताना, पोजेशन बताना, मलकियत बताना, ऑनरशिप डिनोट करना, ये सारे के सारे टर्म्स हैं पोजेसिवनेस को लेके। प्लस इन्हीं के साथ मैंने थोड़ा सा फ्लेवर ऐड ऑन किया, दैट इज योर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब जो शब्द विशेषता बताने वाले हैं, किसकी, या तो नाउन की या प्रोनाउन की। नाउन की तो फिलहाल हम यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे, दैट मीन्स पोजेसिव प्रोनाउन, सॉरी पोजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे वो किसके रिगार्डिंग बात करेंगे, दैट विल टॉक रिगार्डिंग द प्रोनाउंस। ये विशेषता बताने का काम करते हैं, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो। अब आगे बात करेंगे आई मी, आफ्टर दैट समझेंगे मेरे को हक जिताना है, पोजेशन दिखाना है। मैं से बना मेरा, तो मैंने यहाँ पे माई लगा दिया। आफ्टर दैट वी मतलब हमसे बना हमारा, तो हम लोगों ने यहाँ पे आर लगा दिया। आफ्टर दैट अब इसी के लास्ट पर्सपेक्टिव को चेक करेंगे, दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन। चलिए काम करते हैं, अभी बाकी टेबल को फिनिश करेंगे, वो पॉइंट जो है वो मैं बिल्कुल लास्ट में क्लियर करवाऊंगी। चलते हैं भाई सेकंड पॉइंट की तरफ। वो टॉपिक आप लोगों को ढंग से एक्सप्लेन करना भी होगा और हम लोग इस वीडियो में प्रॉपर ढंग से करेंगे। सेकंड पर्सन है सिंगुलर और प्लूरल। सेकंड पर्सन जिससे बात की जाती है, अगर वो गिनती में एक है देन यू आर गोइंग टू यूज यू, और अगर वो गिनती में ज्यादा भी है इवन देन यू आर गोइंग टू यूज यू, तो आप यू ही यूज करेंगे। अगर वो सब्जेक्ट है तब भी यू आएगा, और अगर वो ऑब्जेक्ट है तब भी यू आएगा। दोनों केसेस में यू 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 आप लोग मेंशन कर लेंगे। यू मतलब तुम के केस में पोजेशन दिखाना हो तो तुम से बनेगा तुम्हारा, जल्दी से लिख लेंगे, यू का योर बन जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग आएंगे थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन वैसे ही सिंगुलर केस और प्लूरल केस। सिंगुलर में 3 केसेस बनेंगे, ही बनेगा, शी बनेगा और इट बनेगा, और जहां पे मैंने प्लूरल की बात कर दी वहां पे आप लोगों का लास्ट वाला केस दे बन जाएगा। और अब इसी की बात करेंगे, अगर यहाँ पे वो सब्जेक्ट है ही तो उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए हिम। अगर शी है सब्जेक्ट तो उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए हर। फटाफट से इन चीजों को नोट डाउन कर लेंगे। अगर यहाँ पे इट है सब्जेक्ट, सेम ही इसका ऑब्जेक्ट भी रहेगा इट, इसको नोट डाउन करेंगे। दे के केस में बनेगा हमारा देम। अब ही है लड़का है, लड़के के केस में पोजेसिव एडजेक्टिव। जब किसी चीज का हक जताना है तो आप लोग हिज का यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैम व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हिम एंड हिज। कहते हैं ये दोनों के दोनों ही के लिए, मतलब किसी मेल के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कौन सी वाली कैटेगरी में फॉल करेगा इस चीज के बारे में क्लैरिटी नहीं होती। आई होप अब आप लोगों को इस टेबल से पूरी क्लैरिटी होगी। जहां ऑब्जेक्ट की जरूरत है वहां पे आप हिम का यूज करेंगे, और जहां पे एडजेक्टिव की जरूरत है, विशेषता बताने वाले शब्दों की, वहां पे आप लोग हिज का यूज करेंगे। आफ्टर दैट फिर से यहाँ पे आएंगे, अगर लड़की है तो उसके लिए हर यूज करेंगे। नॉन लिविंग थिंग है तो आप लोग इट्स यूज करेंगे। दे मतलब वे से बना सॉर्ट ऑफ उनका, है ना, उनका बोलते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा देयर। फटाफट से इसको नोट डाउन कर ले। अब आए इसके लास्ट पार्ट की तरफ कि ना पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। पोजेसिव तो आई होप आप लोग समझते हैं, पोजेसिव हमेशा वर्ड यूज किया जाएगा पोजेशन जताने के लिए। जब हक या अधिकार को जताया जाता है, उसको जता तो देंगे, लेकिन यहाँ पे जब भी प्रोनाउन यूज किया जाएगा तब हम हमेशा यूज करते हैं इसको नाउन को रिप्लेस करने के लिए। पूरे के पूरे आगे लेक्चर्स में इसको और भी डेप्थ में बताया जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल इतना समझ के चलेंगे, जहां जहां इसका ये एडजेक्टिव वाला पोर्शन आएगा उसके साथ एस या ईएस को अटैच करना होगा। अब माइक के साथ तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मैं यूज करूंगी माइंड। फटाफट से लिखेंगे, आई मी माई माइंड। फाइन। आफ्टर दैट वी अस आर के साथ हम लोग एस को अटैच कर देंगे एंड दैट विल बिकम आर्स।
योर के साथ करेंगे अटैच, तो दैट विल बिकम योर्स, योर्स। फिर से हिज यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ सकता है कि मैम हिज के साथ भी एस अटैच कर दें। अरे भाई अगर इसके साथ एस लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, हिस बन जाएगा, एक स्नेक की साउंड हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम इसका हिज रहने देंगे। अगर हर है तो हर्स कर दो। इट के केस में वैसे ही बहुत इजी है, आई होप सबको पता ही होगा कि इट की फैमिली में पोसेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है। आगे लास्ट पे आएंगे देयर, तो यहाँ देयर का बनेगा देयर्स। जल्दी से इस टेबल को नोट डाउन कर लेंगे। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जहां से आप लोगों को क्लैरिटी होगी कि इस टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन होना कितना ज्यादा जरूरी था। स्टार्ट करेंगे जी, लिखेंगे यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस, राइट डाउन यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस। दैट मीन्स मेरे को सब्जेक्ट तो यूज करना है, लेकिन कहां कहां पे यूज करना है उस चीज के बारे में समझना पड़ेगा। छोटा सा रूल लिख रही हूं, मैंने बोला बी प्लस सब्जेक्टिव केस, लिख लेंगे जी जल्दी से, बी प्लस सब्जेक्टिव केस। तो आपके दिमाग में आएगा मैम क्या हम लोग बी के साथ, बी अपने आप में क्या है, बी समझ में आना चाहिए भाई, दैट इज अ वर्ब फॉर्म। क्या मैम हम लोग इस वर्ब के साथ या हर एक वर्ब के साथ हमेशा ही सब्जेक्टिव केस लगा के चलेंगे? देखिए मैंने जनरल वर्ब नहीं लिखा, मैंने वर्ब्स में भी स्पेसिफिकली एक ही केस को पिक किया, दैट इज बी। तो वहां से आपको समझ में आएगा सारी की सारी वर्ब्स नहीं, लेकिन खाली एक ही कैटेगरी है जहां पे हम लोग सब्जेक्टिव केस को लेंगे, वो है बी की फैमिली। अब बी की फैमिली के 8 मेंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, दैट इज एम आर, वॉज, वर, बी, बीन। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेंगे ताकि हमारे इस मैराथन से आप लोगों को बहुत हेल्प मिले। इज, एम आर, वॉज, वर, बी, बीन, जहां जहां ये वाली वर्ब्स आएंगी इनके साथ लगा हुआ हर शब्द क्या होना चाहिए, हमेशा सब्जेक्टिव केस। सारी की सारी वर्ब्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली इस वर्ब के बारे में ये बात समझ में आनी चाहिए। लिखेंगे जी फटाफट से एक क्वेश्चन, it was me, write down it was me who had brought B-R-O-U-G-H-T, who had brought you home। वो मैं ही था जो तुमने घर लेके आया था। जनरल खाली अभी कुछ भी सोचे समझे बिना खाली इस सेंटेंस को एनालाइज करने की कोशिश करो। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर यही आएगा कि मैम इसको तो बोलचाल की भाषा में भी ऐसा बोला जाता है। यहाँ पे हमें कोई भी एरर की कोई भी गुंजाइश नहीं लगेगी, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान से ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि जहां जहां बी या बी की फैमिली का कोई भी मेंबर आएगा वहां पे हमें सब्जेक्टिव केस ही अप्लाई करना है। तो छोटी सी पॉइंट है उसको समझना पड़ेगा, वॉज। अब यहाँ पे आप लोगों की नजर जरूर जानी चाहिए, क्योंकि एक ही नजर में ये चीजें क्लैरिफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट वॉज, जब यहाँ पे वॉज का यूज हुआ तो वॉज मतलब बी की फैमिली का एक मेंबर। जहां जहां ये मेंबर आएगा वहां पे आप लोग हमेशा क्या यूज करेंगे, उसके साथ सब्जेक्टिव केस, हटाएंगे इस मी को और लगाएंगे आई को। बहुत बार हमारे दिमाग में आता है कि मैम ऐसा ना बहुत ही कॉमन सा एक स्लैंग की तरह है, इट्स मी, है ना, बोला जाता है, बहुत ही कॉमन बात है, इट्स मी, ऐसा बोल देते हैं हम लोग। गेम कौन जीता भाई, इट्स मी, कौन आने वाला है, इट्स मी, लेकिन वो गलत होता है। बहुत ही कॉमन एक स्लैंग की तरह यूज किए जाने वाला सेंटेंस है ये। लेकिन इट्स मी मतलब इट इज मी, तो समझ में आएगा मैम इट के साथ लगा है इज, और इस हमारा मेंबर है कौन सी फैमिली का, बी की फैमिली का, तो इसके साथ भी हम लोग मी का यूज नहीं करेंगे। इट्स मी बोलचाल की भाषा में यूज कर देती हैं, इन रियलिटी इट इज आई। लेकिन अगर आप लोग इट इज आई बोलेंगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि सामने वाले को समझ में ना आए, या शायद उसको ये लगे कि आप लोगों की इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है। बट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से समझ के चले, बोलचाल की भाषा और यहाँ पे ये जो रिटन क्लैरिफाई करना या कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करना अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। बोलचाल की भाषा में इट्स मी चल जाएगा, लेकिन जहां पे भी रिटन पर्सपेक्टिव होगा इट्स मी ये नहीं चलेगा, इट इज आई होगा। एंड आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एज वेल एज कि यहाँ पे लॉजिक के हिसाब से काम किया जाएगा, खाली बोलचाल के या अच्छे लगने के हिसाब से नहीं चलेगा। आगे करेंगे जी,
यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। मैंने बोला ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है, लेकिन कहां कहां पे यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव केस। तब समझ में आया कि मैम जहां जहां हम लोग वर्ब का यूज करेंगे उसके साथ डायरेक्ट आप लोग यूज कर सकते हो कोई भी ऑब्जेक्टिव केस। सारी की सारी वर्ब्स ले लो, लेकिन खाली एक फैमिली को छोड़ दो, वही वाली फैमिली जिसके बारे में अभी आप लोगों ने पढ़ा, बी की फैमिली। मैंने तब भी बताया था बी भी अपने आप में वर्ब है, और यहाँ पे भी मैंने वर्ब लिखा, लेकिन स्पेसिफिकली मेंशन कर रही हूँ जहां जहां बी की फैमिली आएगी वहां पे आप लोग यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव केस, और जब यहाँ पे आएगा कोई भी और वर्ब तब आप लोग यूज करेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव केस। लिखेंगे जी एक क्वेश्चन, शी टोल्ड आई अ स्टोरी। शी टोल्ड आई अ स्टोरी, तो समझ में आएगा मैम टोल्ड कोई भी वर्ब है और इसके बाद सब्जेक्टिव केस तो हम लोग नहीं लगा पाएंगे। शी टोल्ड मी अ स्टोरी लिख लेंगे जी फटाफट से। इसके बाद नेक्स्ट वर्जन इज, जहां पे भी प्रेपोजिशन आएगा हमेशा उसके बाद, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा। दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये रूल का समझ में आना मतलब हमारे 2-3 क्वेश्चंस का ऐसे ही बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होती है। हम लोगों ने पर्सनली इस पूरे के पूरे रूल को ना माँ बेटे का नाम दे रखे है कि जहां जहां प्रेपोजिशन आएगी, एक मदर आएगी, उसका चाइल्ड, उसका बच्चा हमेशा उसके साथ ही आएगा। दैट मीन्स जहां प्रेपोजिशन है बिल्कुल इमीडिएटली उसके साथ उसी का हाथ पकड़े उसका ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखेंगे। प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट का माँ बेटे का रिश्ता बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चंस पेपर में सॉल्व करने, अगर ये छोटी छोटी टैगलाइंस के थ्रू आप लोगों को याद हो जाए तो। लिखेंगे जी फटाफट से क्वेश्चन, शी डिवाइडेड, राइट डाउन, शी डिवाइडेड द मनी बिटवीन, she divided the money between you and, she divided the money between you and I। चलिए समझने की कोशिश करेंगे। she divided the money between you and I, पैसे डिवाइड करने की बात कर रहा है तुम्हारे और मेरे बीच में। समझ में आया मैम, बिटवीन अपने आप में प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन हमेशा अपने साथ कौन सी वाला केस लेगी? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस। यू तो आप लोगों का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों पॉसिबल है, तो मैं उसको सब्जेक्टिव केस क्यों मान के चलूं? आई विल अज्यूम कि ये अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन एग्जैक्टली इसके साथ लगा हुआ वर्ड तो देखेंगे ही देखेंगे, थोड़ा सा उसके आगे नजर और घुमाएंगे तो समझ में आएगा साथ में एंड भी मेंशन है। एंड अपने आप में क्या है? दैट इज अ कनेक्टर। कनेक्टर मतलब जो जोड़ने का काम करेगा। अगर तुम जोड़ने का काम करोगे यहाँ पे आई थोड़ी ना आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव केस ही चाहिए। शी डिवाइडेड द मनी बिटवीन यू एंड मी। जल्दी से लिख लेंगे इन चीजों को ताकि हम लोगों को हर एक चीज की क्लैरिटी होती जाए। चलिए जी, आफ्टर दैट इसके बाद कुछ 1-2 सेंटेंसेस लिख रही हूँ, पता चल जाना चाहिए। मैंने लिखा शी इज well off, I'm writing she is well off, but she या her is greedy, but she या her is greedy। After that next sentence लिखेंगे जल्दी से। I'm writing everyone went to the party, everyone went to the party, हर कोई उस पार्टी पे गया, but she या her, बट शी या हर। अब इन दोनों सेंटेंसेस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। शी इज वेल ऑफ। वेल ऑफ का मीनिंग क्या है? अच्छा खासा अमीर घर का होना। तो यहाँ पे ना दोनों सेंटेंसेस को देखेंगे, एक वर्ड है, वर्ड तो क्या रादर वो एक कनेक्टर है, हर किसी को समझ में आता है। कहते हैं मैम हम लोगों को पता है कि बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टर है। ठीक है जी, कनेक्टर बोले, कंजंक्शन बोले, एक ही बात है कि बट काम करेगा हमारे लिए कंजंक्शन का। अगर बट कंजंक्शन का काम करेगा, कंजंक्शन होता क्या है? कंजंक्शन होगा जो जोड़ने का काम करेगा। 2 सेंटेंसेस को रिलेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं किसी बेस पे उनको जोड़ने का काम करेंगे। तो जब जब ये काम करेगा कंजंक्शन का,
तब ये क्या फॉर्म लेगा। और जब ये कोई दूसरा काम करेगा, दूसरा काम से मतलब, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को इसके बारे में क्लैरिटी हो, बट अपने आप में कंजंक्शन होने के साथ साथ ये अपने आप में प्रेपोजिशन का काम भी करता है। तब समझ में आया कि मैम अगर तो ये काम करेगा प्रेपोजिशन का, तब तो बिना बोले भी समझ में आ जाएगा कि प्रेपोजिशन के साथ अभी तो बताया लगा हुआ हर वर्ड क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी का ऑब्जेक्ट। जबकि अगर हम बात करेंगे कंजंक्शन की तो लिख लेंगे जी जहां जहां ये काम करेगा कंजंक्शन का, वहां पे ये हमेशा सब्जेक्टिव केस को अपने साथ लेगा। क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, शी इज वेल ऑफ बट डैश इज ग्रीडी। अब यहाँ पे शी लगाए या हर लगाए, छोटी सी लॉजिक है, समझ में आएगा। यहाँ पे आपको क्लियर कट दो सेंटेंसेस नजर आएंगे, शी इज वेल ऑफ, डैश इज ग्रीडी, तब पता चल जाएगा मैम अगर दो सेंटेंसेस की बात कर ही थी तो पता चलेगा ना ये कंजंक्शन का काम करेगा। अगर ये कंजंक्शन का काम करेगा अपने साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस ही लेगा, शी इज वेल ऑफ बट शी इज ग्रीडी। चलेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एवरीवन वेंट टू द पार्टी, हर कोई उस पार्टी पे गया, उसके अलावा, यहाँ पे ध्यान से चेक करें, पूरा सेंटेंस पढ़ें, आप लोगों को कहीं भी नहीं लगेगा कि मैम बट के बाद कोई दूसरे वाला सेंटेंस बन भी सकता है। ध्यान से चेक करें, खाली शी या खाली हर, दोनों में से कोई एक ऑप्शन पिक करेंगे। क्या शी सेंटेंस है, क्या हर कोई सेंटेंस है? समझ में आया मैम कंजंक्शन होने के लिए दो सेंटेंसेस को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे दूसरा सेंटेंस ही मिसिंग है। दैट मीन्स आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि एक तो जहां पे हमें फील आ जाएगा के अलावा, तब ये काम किस चीज का करेगा, हमारा प्रेपोजिशन का, और जहां जहां प्रेपोजिशन होगा हमारा केस कौन सा रेफर किया जाएगा, दैट इज आर ऑब्जेक्टिव केस। सो एवरीवन वेंट टू द पार्टी, हर कोई उस पार्टी पे गया, बट हर उसके अलावा, के अलावा, ये वाला फील यहाँ पे आना बहुत जरूरी है। लिख लेंगे जिन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, तो फिर इसके बाद क्लैरिटी बहुत ढंग से हो जाती है। चलेंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आई एम राइटिंग आर्स इज अ ग्रेट कंट्री। आई एम राइटिंग वन एग्जाम्पल, मैंने लिखा आर्स इज अ ग्रेट कंट्री, और एक और लिख रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा हिज इज अ ओल्ड फ्लैट। तो समझने की कोशिश करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, ये वही वाला लास्ट पर्सपेक्टिव है जो हम लोगों ने टेबल में ड्रॉ किया था। टेबल में क्या ड्रॉ किया था मैम, आई होप आप सबको याद होगा। टेबल में लास्ट में दो कॉलम्स क्या थे, एक था पोजेसिव एडजेक्टिव और एक था पोजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, दोनों का कंपैरिजन करके चलते हैं, एग्जैक्टली क्या 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 काम कर सकता है। अगर पोजेसिव एडजेक्टिव है तो तुम्हारे साथ नाउन हमेशा यूज किया ही किया जाएगा, क्योंकि नाउन एडजेक्टिव यूज किसके लिए करते हो, सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए। जबकि अगर मैं बात करूं प्रोनाउन की, तो कॉमन सेंस की बात है, जहां भी प्रोनाउन होगा क्या वहां पे नाउन का यूज कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन काम क्या करते हैं, नाउन को रिप्लेस करने का, उनको हटाने का काम करेंगे। अगर ऐसा पर्सपेक्टिव होगा, नाउन को साथ में बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया जा सकता। तब समझ में आया, अगर ऐसा पर्सपेक्टिव है, यहाँ पे हमेशा जैसे मैंने कोई भी पोजेसिव एडजेक्टिव लिखा, लाइक माय कार, मैंने लिखा आर फ्लैट, फाइन, ये सब चीजें मेंशन कर लेंगे, योर हाउस, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव अकेला नहीं आएगा। इनफैक्ट इसके साथ हमेशा एक नाउन रहेगा ही रहेगा। अब चलेंगे जी दूसरे वाली साइड, दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन। मैंने यहाँ पे लिखा था माइन। माइन क्या है, बोलोगे मैम माइन अपने आप में पोजेसिव प्रोनाउन है, और ये काम क्या करता है, ये नाउन को हटाने का काम करेगा। अगर तो ये नाउन को हटाने का काम कर सकता है, चलिए मैंने यहाँ पे और कुछ नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे नाउन लिख दिया। क्या ये दोनों चीजें बैलेंस्ड हैं? से मैम यस। अगर ये उसको रिप्लेस कर सकता है तो क्या ये उसके बराबर का, उसकी टक्कर का नहीं होगा? बोलोगे मैम बिल्कुल होना चाहिए। और अगर मैंने नाउन लिख दिया तो अगर नाउन के आगे पोजेसिव एडजेक्टिव मेंशन कर देंगे, आई डोंट थिंक सो किसी को उससे कोई दिक्कत होगी, क्योंकि जहां जहां नाउन है वहां वहां एडजेक्टिव का लिखा जाना बहुत ही जस्टिफाइड पॉइंट है। तो माइंड को अगर मैं पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, आप लोगों के सामने ही मैंने
मैंने लाइव क्लास में यहाँ पे इस फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस किया और समझ में आया। मैम चाहे माइन लिख लो चाहे नाउन, कौन सा वाला नाउन, अरे वही नाउन जो यूज किया जा रहा है, माई कार। समझेंगे इस पॉइंट को। चाहे मैं माई कार लिखूं, हटा देते हैं यहाँ से पीछे से बीच में प्लस को, चाहे मैं कहीं पे किसी भी पॉइंट पे सेंटेंस में माई कार लिख रही हूँ, चाहे मैं वहीं पे माइन लिख रही हूँ, वो एक ही बात है। चाहे मैं वहां पे आर्स लिख रही हूँ या आर फ्लैट लिख रही हूँ, तब भी एक ही बात है। चाहे मैं योर्स लिख रही हूँ, चाहे मैं योर फ्लैट लिख रही हूँ, एक ही बात है। तब ये बात समझ में आई कि ये जो दो सेंटेंसेस हैं, आर्स इज अ ग्रेट कंट्री, कहते हैं मैम आर्स इज अ ग्रेट कंट्री, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप एक काम करो यहाँ पे कर दो आर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री, माई कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री। समझने की कोशिश करेंगे भाई, यहाँ पे आर्स है, कुछ स्टूडेंट्स को बोलो ना इसको करेक्ट करके बताओ, तो वो क्या बताएंगे, मैम आर्स हटाओ यहाँ पे आर कंट्री लिख दो, तो समझेंगे इस बात को। आर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री, पूरा सेंटेंस दो बार बोल के देखें, शायद आप लोगों को ये पॉइंट क्लैरिफाई हो जाएगा कि इतने से सेंटेंस में कंट्री वर्ड को दो बार बोलना हमारी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग नहीं, इंग्लिश को वीक बनाना शुरू कर देगा। और आर कंट्री अगर मैं इस वर्ड को रिप्लेस करना चाहती हूँ, बताया तो था अभी, पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलके क्या काम करेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन का, तो यहाँ पे आर्स का यूज किया जाएगा। आर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री, ये सेंटेंस अपने आप में गलत नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज दैट ये मेरी इंग्लिश को वीक एरर देगा। दैट इज द रीजन व्हाई सेंटेंस को वीक क्यों बनाना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कैसे, आर्स इज अ ग्रेट कंट्री। अगला समझेंगे, हिज इज अ ओल्ड फ्लैट, यहाँ पे मैं खाली हिज लिखूं या फिर मैं यहाँ पे हिज फ्लैट इज अ ओल्ड फ्लैट, हिज फ्लैट इज अ ओल्ड फ्लैट, ये लिख लूं, एक ही बात चली जाएगी। रीजन यहाँ पे जो हिज है वो पोजेसिव प्रोनाउन का काम भी कर सकता है, वो पोजेसिव एडजेक्टिव का काम भी कर सकता है, यहाँ पे वो काम करेगा पोजेसिव एडजेक्टिव का और यहाँ पे वो काम करेगा पोजेसिव प्रोनाउन का। तो समझ में आया कि मैम हिज इज अ ओल्ड फ्लैट, चाहे ये बात ये सेंटेंस हम लोगों को पढ़ने में जितना भी और क्यों ना लगे, बट यस दैट इज अ करेक्ट वर्जन। लिख लेंगे जी इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलेंगे जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है अपने आप में कंपैरिजन वाला पॉइंट। अब जैसे बोला मैंने कंपैरिजन, कहते हैं हम कंपैरिजन के लिए कम से कम दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, दो या दो से ज्यादा। और जब भी दो का कंपैरिजन किया जाएगा, आप लोग एज या दैट, बहुत कॉमन टर्म्स है, इनको यूज करते हैं, चाहे एज को यूज कर लें चाहे दैन को यूज कर लें, लेकिन जब भी ये कंपैरिजन होता है ना, तो समझते हैं कंपैरिजन वाला पार्ट सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, शी इज एज टॉल एज मी, देखिए पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़े, फील आ जाएगा आप लोगों को, कहता वो उतनी ही लंबी है जितनी के मैं, शी इज एज टॉल एज मी, ये समझ में आ जाता है। तो बोलोगे कि मैम ये सेंटेंस तो सही है, इसमें तो एरर की या इंप्रूवमेंट की कोई चांस ही नहीं है, तो समझना पड़ेगा जी। एक तो यहाँ पे एज टॉल एज, ये समझ में आया, एज टॉल एज किस चीज को डिपिक्ट कर रहा है, कंपैरिजन को, तो समझना पड़ेगा। बीच में है कंपैरिजन, कंपैरिजन के इस तरफ भी एक प्रोनाउन है, और ध्यान से देखिए कंपैरिजन के इस तरफ भी एक प्रोनाउन है। यहाँ पे हम लोगों ने लगाया ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पे हम लोगों ने लगाया सब्जेक्टिव केस, तो समझना पड़ेगा जी। अभी बताया कंपैरिजन, जैसे बोलते हैं ना कि दोस्ती और दुश्मनी हमेशा बराबर वालों के बीच में होती है, सेम ही कॉन्सेप्ट, बस फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर दें कि अगर कंपैरिजन करना है तो वो भी बराबर वालों के बीच में ही किया जाएगा। अगर कंपैरिजन के उस तरफ ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, छोटी सी ट्रिक है, समझें। क्वेश्चन को स्टार्ट से नहीं, क्वेश्चन को एंड वाले पार्ट से सॉल्व करना शुरू करें। जहां पे भी हम लोगों को कंपैरिजन वाला पार्ट मिल जाए, उससे बात जाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही कंपैरिजन मिला, मैंने बात जाना शुरू किया, मेरे को सबसे पहले मिला एक सब्जेक्ट, और तब समझ में आया अगर इधर सब्जेक्टिव केस है तो उधर भी सब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी ट्विस्ट है, काफी स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा, मैम अगर वहां पे ऑब्जेक्ट है, क्या हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं? छोटा सा गोल्डन रूल है, फिर
पिक कर रही हूँ भाई, यहाँ पे होगा ये कंपैरिजन, अगर कंपैरिजन है और यहाँ पे ये देखेंगे जी ये हमारी वर्ब है। एक सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए वर्ब की जरूरत है, और अगर वहां उसमें वर्ब इंक्लूड हो जाएगी, अगर वर्ब है, वर्ब हमेशा बताया था, हमेशा वर्ब को किसकी जरूरत रहती है, उसको हमेशा सब्जेक्ट की जरूरत रहती है। अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है, और अगर सेंटेंस में वर्ब है वो बार बार डिमांड करेगा सब्जेक्ट के लिए, दैट मीन्स सब्जेक्ट को तो हम हटा ही नहीं सकते हैं। एंड नंबर 2 लॉजिक भी यही कहता है, कंपैरिजन देखो उससे बैक जाना स्टार्ट करेंगे, जो चीज सबसे पहले मिलेगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने रेस्पेक्टिव चेंजेस को करेंगे जी। एक और लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जी यहाँ पे, she likes you, write down she likes you as much as I, she likes you as much as I। अब समझेंगे as much as, फिर से समझ में आया कि मैम यहाँ पे फिर से कंपैरिजन कर दिया और कंपैरिजन से पीछे जाना स्टार्ट किया, पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ा, हम लोगों को लगा कि मैम यहाँ पे बिल्कुल सही है, रीजन अभी भी हम लोग गलत चेक कर रहे हैं, कंपैरिजन से पीछे जाना शुरू करो। यहाँ पे आप लोगों को एक नहीं इनफैक्ट दो प्रोनाउंस नजर आएंगे, कंफ्यूजन हो जाती है, मैम शी को देखें या यू को देखें, फिर बोलोगे कि मैम दोनों के दोनों ही सब्जेक्ट हैं, तभी तो यहाँ पे सब्जेक्ट लगाया। अरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना, ढंग से समझना पड़ेगा। स्टार्ट से पढ़ती है, शी लाइक्स यू, इतना सा क्वेश्चन पढ़ने में समझ में आया ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यू यहाँ पे काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ो समझ में आएगा, काम करने वाला नहीं है, काम को झेलने वाला है, तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो कंपैरिजन था, कंपैरिजन से पीछे जाना स्टार्ट किया, जब इसको बैक ट्रैकिंग की तो सबसे पहले आप लोगों को ऑब्जेक्ट मिला, और जैसे ही ऑब्जेक्ट मिला यहाँ पे भी हम लोग इसको कट करके ऑब्जेक्टिव केस ही लगा देंगे, तो समझेंगे इस चीज को। शी लाइक्स यू as much as me, यहाँ तक ये बातें क्लैरिफाई होनी बहुत जरूरी है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, लिखेंगे जी ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। छोटे छोटे से रूल हैं, आई वांट कि आप लोगों को ढंग से समझ में आ जाए। ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस क्या बोलेगा, ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस के मुताबिक छोटे छोटे रूल्स हैं जो याद करने बहुत जरूरी है। एक है हमारे पास जनरल रूल, जनरल ऑर्डर, उसके मुताबिक पता है क्या है, हमेशा सबसे पहले आप लोग प्रेफरेंस देते हो, अगर बात चल रही है किसी पार्टी की, किसी जनरल इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग बात चल रही है, मतलब एक नॉर्मल सेंटेंस है जहां पे पार्टी मूड की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, वहां पे अगर एक से ज्यादा प्रोनाउंस का यूजेज कर देते हैं तो किसको पहले यूज करना, किसको बाद में यूज करना, समझनी पड़ेगा ये बात। अगर तो पार्टी वाला कोई भी कॉन्सेप्ट है, जनरल रूल है, तो आप लोगों का रूल रहेगा 231, आई मीन टू से पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर आएगा हमारा फर्स्ट पर्सन। वहीं पे जहां पे ये दिक्कत आ जाएगी, अगर कोई गलती हो गई, किसी कमिट को कोई हम लोगों ने मिस्टेक अटेम्प्ट कर दी है, उस चीज को कन्फेस करना चाहते हो, लिखेंगे जी व्हाइल कन्फेसिंग और एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स, व्हाइल कन्फेसिंग और एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स, अगर हम अपनी गलतियों को मानना चाहते हैं तो रूल नंबर 231 नहीं आएगा, यहाँ पे रूल आएगा 123, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फटाफट से इसकी एग्जांपल करेंगे। आई एंड यू, राइट डाउन, आई एंड यू शुड गो टू द पार्टी, आई एंड यू शुड गो टू द पार्टी, तो समझ में आ जाएगा यू शुड गो टू द पार्टी। आई एंड यू तो आ गया, लेकिन यहाँ पे आई है हमारे पास फर्स्ट पर्सन, ये है हमारे पास सेकंड पर्सन, बात चल रही है किसी पार्टी की, हटाएंगे जी इसको, यहाँ पे हम लगाएंगे यू एंड आई शुड गो टू द पार्टी, और लिख लेंगे जी यू ही एंड आई, यू ही एंड आई हैव स्टोलन सम मनी, हैव स्टोलन सम मनी। चलिए पता करेंगे, यहाँ पे पता चला पैसे चुराने की बात है, अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है रूल नंबर लगेगा
123 बताया था। अगर गलतियां कन्फेस कर रहे हो, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर रहे हो, रूल नंबर 123 पे काम करेंगे। सबसे पहले लगाएंगे आई को, आफ्टर दैट हमारे यू को, और लास्ट में लगाएंगे ही को। आई, यू एंड ही हैव स्टोलन सम मनी। कई स्टूडेंट्स को लगेगा कि मैम यहाँ पे हैव कट कर दे, क्योंकि हैव नहीं अच्छा लगेगा, यहाँ पे हैज अच्छा लगेगा। रीजन समझने की कोशिश करेंगे।